नमस्कार, मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माई फैमिली स्टार चैनल पर। आइए देख लेते हैं, ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही अलग अंदाज में। तो आइए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? अवधि मतलब स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। तो इसकी बात करेंगे हम, कौन सी मानी जाती है। तो इसकी बात करें कौन सी मानी जाती है, तो इसकी बात करेंगे ये कौन सी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है 1921 से 1951 तक, 1921 से 1951 तक। और स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करें, स्वतंत्र भारत की जनगणना, कौन सी स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करें तो 1951 में होती है। 1951 में होती है स्वतंत्र भारत की फर्स्ट मतलब जनगणना, स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना। स्थित जनगणना वृद्धि अवधि मानी जाती है। और इस दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य में राष्ट्रीय सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई थी। कब? 1921 से 1951 के बीच। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, 1920 के दशक में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था। तो इसकी बात करें, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो ये किया गया था, कहाँ किया गया था? आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था, ये किया गया था तमिलनाडु के अंदर। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। उत्साही समाज आंदोलन था, जिसका उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्थाओं को उसकी समग्रता में घोषित करना तथा जाति, धर्म एवं भगवान के बिना एक नया सतर्क संगत समाज बनाना इसका उद्देश्य था। भगवान के बिना संगत बनाना इसका उद्देश्य था। और बात करें उत्तर प्रदेश में कौन सा आंदोलन हुआ था? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, 4 फरवरी 1922 में, 1922 के अंदर। कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर हुई थी ये घटना, गोरखपुर के अंदर। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कौन सी घटना हुई थी? तो पश्चिम बंगाल की बात करें, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कहाँ? पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये करजन के समय हुआ था 1905 में। करजन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था, 1905 में करजन के समय। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हुआ था मराऊ आंदोलन। महाराष्ट्र में कौन सा हुआ था? मराऊ आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो इसकी बात करेंगे, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है जीडीपी को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसको सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है इसे, सकल घरेलू उत्पाद। और बात करें सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है, बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्षैतिज पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसकी बात करेंगे, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आवर्त
कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणियों में क्षेत्रीय पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों के प्रदर्शन का एक सरणीबद्ध रूप है जिसे परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन तत्वों के प्रदर्शन का एक संक्रमणीय रूप है जिसे परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त रासायनिक गुणों द्वारा क्रम में रखा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगूर मृदा कहा जाता है? रेगूर मृदा कहा जाता है। तो इसकी बात करेंगे, इसकी बात करें तो ये कहा जाता है काली मिट्टी, मतलब काली कपासी मृदा को, काली कपासी मृदा को। इसमें ये कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर। और किस काम आती है? कपास के काम आती है, कपास। ये मिट्टी किस काम आती है? कपास के काम आती है, कपास के काम। तो इसकी मैग्नीशियम, चूना, लौह और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें क्या क्या होता है? मैग्नीशियम, चूना, लौह तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और MP यानी कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है मृदा, मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को, ये दोबारा आ गया। तो आइए अगले चलते हैं। तो इसकी बात करें, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बात करेंगे इसकी, तो ये किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के लिए, रोग को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए बात करें, दूर दृष्टि दोष के लिए बात करें तो उत्तल लेंस किया जाता है। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। और बात करें, और कार की जो हेडलाइट होती है ना, उसमें कौन सा लेंस होता है? अवतल दर्पण होता है उसमें, अवतल दर्पण। कार की लाइट में अवतल दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है कार की लाइट के अंदर। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका हो जाता है उत्तल, मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। और कार की लाइट में कौन सा पाया जाता है? अवतल दर्पण पाया जाता है, अवतल दर्पण पाया जाता है। तो भारत की, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसकी बात करेंगे तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और फर्स्ट राष्ट्रपति की बात करें, फर्स्ट राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं हमारे? राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट राष्ट्रपति हो जाते हैं। और बात करें उद्देश्य संकल्प की, उद्देश्य संकल्प की बात करें, उद्देश्य संकल्प की बात करें तो ये 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था, 1946 के अंदर। और फर्स्ट शिक्षा मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे फर्स्ट शिक्षा मंत्री। और कब बने? 1988 के अंदर, 1988 के अंदर बने, 1988 के अंदर। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
और संविधान के स्थायी अध्यक्ष की बात करें, स्थायी अध्यक्ष की बात करें, हेड की बात करें संविधान सभा के, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था, मतलब किसने के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध धमेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर बिहार, या गंगटोक सिक्किम, या सारनाथ उत्तर प्रदेश, या उज्जैन मध्य प्रदेश। तो यह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर। सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हो जाता है, सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर। सिक्किम की बात करें तो माउंट कंचनजंगा, माउंट कौन सा सिक्किम में क्या हो जाता है? माउंट कंचनजंगा सिक्किम में हो जाता है कंचनजंगा। और बात करें कहाँ? उज्जैन और क्षिप्रा नदी पर मतलब उज्जैन में मध्य प्रदेश में कहाँ हो जाता है? क्षिप्रा नदी और महाकाल ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में। महाकाल कहाँ स्थित है? उज्जैन के अंदर। महाकाल कहाँ स्थित है? उज्जैन के अंदर हो जाता है। और जहाँ पर कुंभ भी लगता है, कुंभ भी लगता है उज्जैन में। तो आइए इसका उत्तर कहाँ हो जाता है? आंसर क्या हो जाता है इसका? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो ये कहानीकार थे, या शास्त्रीय नृत्य, या शास्त्रीय वादन, या शास्त्रीय गायन के? तो किससे संबंध था इनका? तो इनकी बात करें तो पंडित जसराज का संबंध किससे था? तो ये हो जाता है शास्त्रीय गायन से। शास्त्रीय गायन से इनका संबंध हो जाता है, शास्त्रीय गायन से। और नृत्य की बात करें तो शंकरदेव का संबंध किससे हो जाता है? नृत्य से शंकरदेव का संबंध हो जाता है। और बात करें मेवाती घराने के, तो ये इनकी बात करें मेवाती घराने से आते हैं, मेवाती घराने से आते हैं, ये मेवाती घराने से। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो उत्तर भारत, या पूर्वी भारत, या दक्षिण भारत, या पूर्वोत्तर भारत? तो ये हो जाता है कहाँ हो जाता है? संगम साहित्य की बात करें तो ये हो जाता है दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से हो जाता है इसका संबंध। प्राचीन मध्यकालीन भारत के दक्षिण भाग से है। तीसरी ईसा पूर्व से तथा तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र है, जो संगम काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम काल के नाम से। तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल की बात करें तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो क्या मनाया जाता है यहाँ पर? सिक्किम में बात करें सिक्किम की तो सकेबा महापूजा ये दोनों पर्व मनाए जाते हैं। कहाँ? सिक्किम के अंदर मनाए जाते हैं। और कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू दशहरा। तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। सिक्किम में क्या मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है सकेबा और जी महापूजा। सकेबा और महापूजा कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम के अंदर। केरल की बात करते हैं। केरल की ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर। ओणम मनाया जाता है केरल के अंदर। और कुल्लू दशहरा मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का। कुल्लू दशहरा
दशहरा कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी। तो बात करेंगे इसकी, तो ये हो जाती है गंगा नदी की सहायक नदी। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है सोम नदी। किसकी? गंगा नदी की। यमुना की बात करें तो यमुना, रामगंगा, तो इसकी सहायक कौन कौन सी नदी हो जाती हैं? यमुना, रामगंगा, रामगंगा, तो इसकी कौन कौन सी हो जाती है? रामगंगा, रामगंगा, और कौन सी हो जाती है? गंडक, गंडक, और कोसी। कोसी बिहार का शोक, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। महानदी, महानदी इसकी सहायक नदी है। किसकी? गंगा की। गंगा की सहायक नदी हो जाती हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर हो जाता है गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। पोली उमरिगर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? पोली उमरिगर पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो इसके बारे में बात करेंगे, किस खेल में दिया जाता है। तो इसकी बात करें तो ये दिया जाता है क्रिकेट में। किस में? क्रिकेट में दिया जाता है। क्रिकेट के अंदर। कहाँ? क्रिकेट के अंदर दिया जाता है। पोली उमरिगर पुरस्कार बीसीसीआई द्वारा दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। ये वर्ष में एक बार दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। 12 जुलाई 1982 में। और इसके हेड की बात करते हैं। हेड है के बी भांजी। के बी भांजी इसके हेड हो जाते हैं। किसके? नाबार्ड बैंक के। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हो जाता है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय हो जाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसकी बात करें कौन सा भाग हो जाता है? तो भाग हो जाता है 4 भाग, चौथा हो जाता है ये। और दूसरे भाग की बात करें तो ये नागरिकता बात करता है। नागरिकता के बारे में बात करता है। और भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। अधिकार के बारे में बात करता है। भाग 5 की बात कर लेते हैं। भाग 5 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट राज्य के मध्य वैधानिक संबंध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य के वैधानिक संबंधों के बारे में बात करता है। वैधानिक संबंधों के बारे में बात करता है। और बात करें भाग 3 की तो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। और आर्टिकल की बात करें मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। और नागरिकता की बात करें तो 5 से 11 तक। तो आइए डीपीएसपी की बात करें। डीपीएसपी की बात करें तो ये कब तक? ये 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक हो जाते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संविधान में किए गए 101 में संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसकी बात करें किससे हो जाता है? 101वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में हो जाता है। जीएसटी के बारे में हो जाता है। जीएसटी की बात करें तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 8 सितंबर 2016 में हुआ था। 8 सितंबर 2016 के अंदर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। और आर्टिकल की बात करें, इसके आर्टिकल की बात करें तो 279
279 और ए 279A जीएसटी परिषद का गठन के बारे में बात करता है। ये जीएसटी परिषद के गठन के बारे में। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है? तो इसकी बात करेंगे हम। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम के अंदर मनाया जाता है बिहू पर्व। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? असम के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लोसर मनाया जाता है। लोसर महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। और बांग्ला महोत्सव कहाँ? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय के अंदर। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए निर्वाचन संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? मतलब संविधान निर्माण के लिए निर्वाचन संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो इसकी बात करें कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक जो आयोजित की गई थी वो कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को विधानसभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। कब? विधानसभा की बात करें, विधानसभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष चुना गया। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे? राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। तो आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। ओके, लव यू फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास आने वाली है नेक्स्ट टाइम, तो आने वाली है। तो आइए, आपका दिल से धन्यवाद। आपको वीडियो देखनी है, पूरी वॉचिंग करनी है वीडियो, जिससे चैनल मोनेटाइज हो सके। 1K सब्सक्राइब करवाने के लिए आपका दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अब इसे वॉचिंग मतलब करवाना वीडियो को। थैंक यू। ओके।